नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में कि मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती है, क्या ये संवैधानिक होती है, क्या ये गैर संवैधानिक होती है, क्या इनका कंपोजिशन होता है, क्या ये काम करती है। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो ये कैबिनेट समितियां होती क्या, देखिए सबसे पहले हमारे देश में एक तो कैबिनेट समितियां होती है, एक होती है संसदीय समितियां। तो कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं कैबिनेट कमेटीज और पार्लियामेंट्री कमेटीज में, यानी संसदीय समितियों और कैबिनेट समितियों में वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो याद रखना, संसदीय समितियां अलग होती है, कैबिनेट समितियां अलग होती है, इन्हें मंत्रिमंडलीय समितियां भी कहते हैं। तो भारत में जो संघ सरकार है अपनी, यूनियन गवर्नमेंट, उसके कामकाज में कैबिनेट समितियां जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो क्या करती है कैबिनेट समितियां? तो कैबिनेट समितियां जो है मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने में मदद करती है। देखिए मंत्रिमंडल अपना कितना हो सकता है, लोकसभा के, जो लोकसभा है अपनी, लोकसभा की सदस्यता संख्या के 15% तक हो सकता है। और ये कब कहा गया था? 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये कहा गया था। 91वें या 93वें संविधान संशोधन, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, आप याद रखना, है ना। इसके माध्यम से क्या कहा गया था कि 15% जो है लोकसभा की सदस्य संख्या के, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पर 15% भी तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जब किसी मुद्दे पर निर्णय लेना हो तो इतने के सारे लोग बैठेंगे, लगभग 75 के आसपास मंत्री होंगे। तो क्या इतने मंत्री बैठेंगे फिर किसी निर्णय पर पहुंचना हो? तो नहीं। तो कैबिनेट कमेटियों के माध्यम से, कैबिनेट जो समितियां हैं इनके माध्यम से सारे निर्णय लिए जाते हैं, है ना। ये जो कैबिनेट समितियां हैं इनके स्थापना किसी कानून के तहत नहीं की जाती, ना ही किसी संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत की जाती है, बल्कि ये तो संसदीय परंपराओं पर निर्भर है। किस पर? संसदीय परंपराएं जो है, उन संसदीय परंपराओं के आधार पर जो है इनका गठन किया जाता है। और जैसे ही चुनाव होगा, जो आम चुनाव होता है, वो आम चुनाव जनरल इलेक्शन के बाद में, या सरकार अगर बदलती है तो इन समितियों का पुनर्गठन भी होता रहता है। कभी समितियों की संख्या घटती है, बढ़ती है, साथ साथ इनका कंपोजिशन भी बदलता रहता है ना। आपको यहां पर याद क्या रखना है कि जो ये कैबिनेट कमेटीज है वो संविधान से इतर प्रकृति की होती है, यानी ये संवैधानेतर है। क्या है? संवैधानेतर, यानी इन कैबिनेट कमेटियों की, इन मंत्रिमंडलीय समितियों की संविधान में कोई चर्चा नहीं है, संविधान में कोई भी चर्चा नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसे बनाती है कि मंत्रिमंडलीय समितियों की चर्चा संविधान में की गई है, विशेष रूप से उल्लेख किया गया, तो बिल्कुल नहीं किया गया है। यह संविधानेतर है, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ना, है ना। हालांकि इनके कार्य नियमों के तहत स्थापित किया गया है। जो कैबिनेट है उनके रूल्स के, बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग इनको स्थापित किया जाता है। कैबिनेट कमेटी भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो हो सकती है स्थायी और एक हो सकता है अस्थायी। कोई ऐसा मुद्दा आ गया सरकार के सामने, उसके ऊपर कैबिनेट की कोई कमेटी बनानी है, तो वो अस्थायी कमेटी होगी। और कुछ कमेटियां जो है वो तो स्थायी होती है, जैसे कि नियुक्ति समिति होती है, आर्थिक मामलों की समिति होती है, संसदीय मामलों की समिति होती है, ये तो स्थायी ही होती है, ये अस्थायी प्रकृति की होती है। और जो ऐसा ही हो तो कोई विशेष समस्या है उससे निपटने के लिए, मान लीजिए कि कोरोना है, कोरोना से निपटने के लिए कोई एक विशेष समिति बना दी गई, है ना, तो उससे रिलेटेड फिर जो भी मंत्री होंगे वो उसके अंदर होंगे। जबकि ये जो स्थायी जो समितियां होती हैं वो तो स्थायी रूप से ही रहती है। ठीक है। कैबिनेट कमेटियों का गठन जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। प्रधानमंत्री चाहे कि और कोई कैबिनेट कमेटी हम बनाए तो प्रधानमंत्री और कोई कैबिनेट कमेटी भी बना सकते हैं। उनकी संख्या जो है, उनका नामकरण क्या होगा और संरचना, ये समय समय पर बदलती रहती है कि कितने सदस्य होंगे, 8 सदस्य होंगे कि 10 सदस्य होंगे, 9 सदस्य समितियां होंगी कि 10 समितियां होंगी कि 5 समितियां होंगी, है ना। इस समिति का नाम क्या होगा, ये सब प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता रहता है ना। ये समितियां जो है वो कैबिनेट के विचार के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं वो भी कैबिनेट कमेटियां तैयार करती है ना, और निर्णय भी लेते हैं। ये कैबिनेट के सामने कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा ये कैबिनेट कमेटीज डिसाइड करती हैं। हालांकि इसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो इनकी हेल्प करता है, जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय है वो इन कैबिनेट कमेटीज की सहायता करता है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का काम ही इन कैबिनेट कमेटीज की हेल्प करना है, और कैबिनेट को अपने निर्णय लेने में, एजेंडा जो क्या होगा ये सब में जो है वो मंत्रिमंडलीय जो सचिवालय है वो इनकी सहायता करता है। और हालांकि देखिए, किसी मंत्रिमंडलीय समिति ने कोई निर्णय ले लिया, फिर वो निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल के पास जाता है,
फिर मंत्रिमंडल उसको रिव्यू भी कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। अगर मंत्रिमंडल को वो अच्छा लगे तो वो निर्णय रख सकता है, या मंत्रिमंडल उसे पलट भी सकता है। परंतु सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि मंत्रिमंडल उसे पलटे, पर सामान्यतः ऐसे नहीं होता कि पलटे भी, मगर पलट सकता है, ऐसा मंत्रिमंडल के पास अधिकार है ना। इसलिए देखना, ये मंत्रिमंडल जो है उसके कार्यभार को कम कर देते हैं। किसी एक मुद्दे से संबंधित एक मंत्रिमंडल की समिति बन गई और उस मुद्दे से रिलेटेड सारे मामले वही देख लेंगे। कि नियुक्ति से संबंधित कोई मामला है तो उस नियुक्ति से संबंधित मामले को पूरे कैबिनेट के ऊपर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। एक कैबिनेट कमेटी बन गई, 7 या 8 सदस्य होंगे, वो 7 से 8 सदस्य जो है वो नियुक्ति देख लेंगे, बस। सारी जो कैबिनेट है उसके ऊपर बोझ इसका नहीं होता है। तो ये कैबिनेट के या मंत्रिमंडल के कार्यभार को भी कम कर देता है ना। जो भी नीतिगत मुद्दे होते हैं उनकी ये गहन रूप से जांच कर लेता है और समन्वय भी बनाए रखता है। ये जो कैबिनेट कमेटीज है ये पूरी की पूरी समन्वय भी बना के रखती है। साथ ही साथ जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय होता है उसका काम भी समन्वय बनाना होता है, और श्रम विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधि मंडल के सिद्धांतों पर आधारित होती है। श्रम विभाजन मतलब वह एक निश्चित मुद्दे से संबंधित काम किसी एक संगठन को दे दिया, किसी एक व्यक्ति को दे दिया, तो ये श्रम विभाजन तो हुआ। और साथ ही साथ प्रभावी प्रतिनिधि मंडल भी तो हो गया यहाँ पर, है ना। प्रतिनिधि तो भी तो प्रभावी हो जाता है इसके आधार पर। फिर है यहाँ पर भारत में कैबिनेट समितियां जो है उनकी संरचना कैसी है और कौन कौन सी कैबिनेट समितियां हैं। तो अभी अगर हम देखें तो लगभग अपने यहाँ कुल मिलाकर 8 कैबिनेट कमेटियां अभी है। 8 कैबिनेट समितियां या मंत्रिमंडलीय समितियां भारत में है अभी। एक तो कौन सी है, एक है अपने यहाँ मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, एक है आर्थिक मामलों की समिति, है ना। FRP, फेयर एंड रेम्युनेटरी प्राइस, गन्ने की जो FRP, देखिए सब फसलों की MSP जारी की जाती है, गन्ने की FRP जारी की जाती है। तो ये FRP जो है इसको अप्रूव कौन करता है, यही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन इसको बना दिया था। फिर है राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, एक होती है निवेश और विकास पर कैबिनेट कमेटी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी कमेटी है, एक है संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी, एक है रोजगार और कौशल विकास से संबंधित, और एक है आवास संबंधी कैबिनेट कमेटी। तो इस प्रकार से 8 कैबिनेट कमेटियां अपने यहाँ है, कैबिनेट कमेटीज जो है अपने यहाँ है, मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। इनकी संरचना देखिए क्या हो सकती है, 3 से लेकर 8 सदस्य हो सकते हैं, यानी इसमें 3 से लेकर 8 सदस्य हो सकते हैं इन कैबिनेट कमेटीज में। जो गैर कैबिनेट मंत्री है उनको सदस्य सामान्यतः नहीं बनाया जाता, जो कैबिनेट के सदस्य नहीं है। यानी कुछ मंत्री तो, जब मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि मंत्रिमंडल जो है और मंत्रिपरिषद इनमें फर्क होता है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो तो मंत्री तो होते ही है, तो कोई ऐसा मंत्री जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, मंत्रिमंडल का पार्ट, ऐसा मंत्री जो मंत्रिमंडल का पार्ट नहीं है, उसको सामान्यतः सदस्य नहीं बनाया जाता। बट अगर उससे रिलेटेड कोई बात हुई तो फिर उसे बनाया भी जा सकता है ना। इसके अलावा जो वरिष्ठ मंत्री है उनको भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है, चर्चा के लिए उनको बुलाया जा सकता है। और ये सब जो मंत्री है उससे रिलेटेड नहीं, उनको भी चर्चा के लिए तो बुलाया जा सकता है। सदस्य सामान्यतः जो कैबिनेट मंत्री है उन्हीं को बनाया जाता है, मगर अगर किसी और मंत्री से रिलेटेड या उनके मंत्रालय से संबंधित कोई बात हुई तो उसको भी फिर सदस्य बनाया जा सकता है। आमतौर से जो महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां होती है उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। और कुछ समितियां जो है उनके वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी उनके सदस्य होते हैं, है ना। मगर देखो, अगर किसी मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री है तो फिर अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री ही उसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अगर अभी वर्तमान रूप से हम देखें तो जो आवास संबंधी कैबिनेट कमेटी है और संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी है उनको छोड़ दिया जाए तो सभी कमेटियों के अध्यक्ष कौन है, PM होते हैं अपने, है ना। आवास और संसदीय मामलों को छोड़ दे तो इनके अध्यक्ष, बाकी के सबके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM ही होते हैं। आवास जो है उससे रिलेटेड जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसके अध्यक्ष गृह मंत्री हैं, और संसदीय मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति है उसके अध्यक्ष इस समय पे रक्षा मंत्री जी है, कौन है, राजनाथ सिंह जी। अब देखो, इनसे संबंधित पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जैसे 2022 में यूपीएससी 2022 में क्या क्वेश्चन बना था, भारतीय संविधान में मंत्रियों को 4 वर्ग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री। स्टेटमेंट 2, प्रधानमंत्री सहित संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या, कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन से सही है बताओ, पॉज करो वीडियो और सोचो क्या जवाब हो सकता है। आपको लगेगा सर आपने ये वाला तो बताया था कि 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, हाँ, पर देखो बात क्या है, भारतीय संविधान में, तो क्या भारत के संविधान में मेंशन है 4 प्रकार के मंत्री? बिल्कुल नहीं है, संविधान में कहीं मेंशन नहीं है कि 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, है ना। ये तो ऐसे ही वर्गीकरण कर लिया। दूसरा क्या है, हाँ,
प्रधानमंत्री को मिलाकर जो है वो संघ सरकार के मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा के सदस्यता संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो 91वां संविधान संशोधन 2003 था उसके माध्यम से ऐसा कर दिया गया था। उससे पहले खूब भाई विवाद चलता था। तो ऑप्शन बी इसमें ठीक है, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुने जो सरकार के कैबिनेट स्वरूप के अंतर्निहित सिद्धांत को सामने लाता है कि इनमें से कैबिनेट स्वरूप का होने का अर्थ क्या होता है। ऐसे अर्थ वाले स्टेटमेंट जो है वो यूपीएससी बना सकती है। तो पहला क्या है, ऐसे सरकार के विरुद्ध आलोचना को न्यूनतम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा सभी की संतुष्टि के लिए उनका पालन करना कठिन है। दूसरा, सरकार की गतिविधियों को गति देने के लिए एक तंत्र की जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन सी, जनता के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र। और ऑप्शन डी है, सरकार की मुखिया के हाथ मजबूत करने का एक उपकरण जिसकी जनता पर पकड़ कम होती जा रही है। तो क्या ऑप्शन लग रहा है आपको, सोचो। ऑप्शन सी इसका सही है। कैबिनेट स्वरूप होने का अर्थ ही है यह है सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 75 बात करता है सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। ये बड़ी डिटेल से पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर्स जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट में है पॉलिटी वाली में, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा, कैबिनेट सचिवालय के कार्य कौन कौन से हैं। पहला, कैबिनेट की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता देना, ठीक है। नेक्स्ट, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, कौन सा सही है बताओ। वीडियो पॉज करो और सोचो क्या आंसर होगा इसका। देखिए अब हम देखते हैं, कैबिनेट कमेटियों के लिए एजेंडा तैयार करना, बिल्कुल कैबिनेट कमेटियों के लिए एजेंडा कौन करता है, कैबिनेट सचिवालय ही तैयार करता है। दूसरा, कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता भी कौन देता है, तो हाँ यही देता है, कैबिनेट सचिवालय ही देता है। और मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन तो ये बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मंत्रिमंडल या सचिवालय की इतनी औकात थोड़ी है कि वो किसी मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन कर सके। ये तो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से निहित हैं। संस्थागत रूप से निहित है, तो क्या आंसर स्टेटमेंट है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त नहीं हो जाता। मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त नहीं हो जाता। तीसरा है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्य प्रमुख करता है। बताओ कौन सा सही है। तो थर्ड तो देखो इसमें ऑलरेडी गलत है। राज्य का प्रमुख जो है वो मंत्रिमंडल का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि सरकार का प्रमुख करता है। किसका, सरकार का प्रमुख। दोनों में अंतर है। राज्य का प्रमुख होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और राज्य का और सरकार का प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री। तो तीसरा गलत, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन अपने आप से आ गया। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में मिसप्रिंट है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सदस्य होते हैं, क्योंकि अपने संसदीय सरकार में होता ही है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं होता ऐसा, मगर मंत्रिमंडलीय सरकार में, या माफ कीजिएगा संसदीय सरकार में ऐसा होता है। दूसरा है, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक इन्हें संसद में विश्वास प्राप्त है। नहीं हो जाता, नहीं, विश्वास प्राप्त है। जब तक इनको विश्वास प्राप्त होता है तब तक ये संसद के सदस्य रहते हैं। मंत्री तब तक संसद के जब तक अपने मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, और जैसे ही उनको संसद के का विश्वास नहीं मिलता, विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता, तो फिर उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये हो गया आज का लेक्चर। इसमें हमने मंत्रिमंडल जो समितियां हैं वो क्या होती है और मंत्रिमंडलीय सचिवालय क्या करता है, इससे रिलेटेड देख लिया। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने देख लिए। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट, हम जल्दी ही अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं। और एक और सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, एक दूसरे हमारे एक सर है, एक चैनल है, उनके साथ हम कोलैबोरेशन करके ये कर रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पॉलिटी ले लिया और 2024 का पेपर ले लिया प्रीलिम्स का, फिर उससे रिलेटेड जितने भी इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनके थीम का भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के थीम पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।